अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। प्रैक्टिकल कोचिंग से मैं आप लोग खिदमत में हाजिर हूँ। इससे पहले लेक्चर में हमने एटॉमिक रेडियस का जो ट्रेंड्स था पीरियोडिक टेबल में, उनको हमने डिस्कस किया था। डाउन द ग्रुप और अलोंग द पीरियड तो इसमें क्या चेंजिंग आ रहा था और उसका क्या रीज़न था कि चेंजिंग क्यों आ रहा है। यानी अलोंग द पीरियड वो डिक्रीज हो रहा था और साथ ही डाउन द ग्रुप वो इंक्रीज हो रहा था एटॉमिक रेडियस। उम्मीद है आपने उस लेक्चर को वॉच किया होगा। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी, सबसे पहले आयोनाइजेशन एनर्जी का डिफिनेशन क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी, अच्छा इसका दूसरा नाम है आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कह सकते हैं। लेकिन वहां पे हमने पीरियोडिक टेबल के बारे में डिस्कस किया था, लेकिन चैप्टर का जो नाम है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, आखिर में तीन चार जो मेन पॉइंट्स थे उनके बारे में मैंने नहीं बताया लेक्चर नंबर 1 में। तो लेक्चर नंबर 1 में जो 4-5 पॉइंट्स जोड़े गए थे उनके बारे में मैं अभी बता देता हूँ। एग्जाम्पल, सबसे पहले वहां पे अगर आपको पता हो कि हमने सबसे पहले जो आपके पास पीरियोडिक टेबल था वो 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया था। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ठीक है, ये 4 ब्लॉक्स के अंदर वहां पे जो हमने पीरियोडिक टेबल बनाया था 4 ब्लॉक के अंदर हमने डिवाइड किया था उसको। ठीक है, और यहाँ पे आखिर में मैंने इन के बारे में नहीं बताया कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के जो एलिमेंट है उसको क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। यानी ग्रुप 1 एस से रिलेटेड जितने भी एलिमेंट है उनको हम क्या कह सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, जो कि चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर में सिर्फ हमने कौन से एलिमेंट के बारे में स्टडी करना है, ग्रुप 1 एस से लेकर ग्रुप 8 ए तक। ग्रुप 8 ए तक, ग्रुप 1 ए से लेकर ग्रुप 8 ए तक, इन ग्रुपों में जितने भी एलिमेंट है उस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज के बारे में हमने डिस्कस करना है। ठीक है, और आपके पास आखिर में डी ब्लॉक रह गया और एफ ब्लॉक। डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट है वो ग्रुप 1 बी से लेकर ग्रुप 8 बी तक। ठीक है, उसको डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं और इसका दूसरा नाम है ट्रांजिशन एलिमेंट। डी ब्लॉक को क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। डी और एफ को, दोनों को ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, डी मैंने क्या कहा कि डी ब्लॉक से रिलेटेड जितने भी एलिमेंट और एफ ब्लॉक से रिलेटेड उन एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। एफ ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, इनर, और डी ब्लॉक को आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, जो कि चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 में हमने डिस्कस करना है कि डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट है, एग्जांपल अगर आपको पता हो, यहां पे जब मैंने पीरियोडिक टेबल बनाया था तो यहां पे ग्रुप 1 बी था और यहां पे 2 बी था। ठीक है, इस तरीके से यहां पे ग्रुप 8 ए, 8 बी, उसके अंदर 3 कॉलम थे, उनके बारे में मैंने वहां पे नहीं बताया कि यहां पे ग्रुप 1 बी और 1 बी और 2 बी यहां से स्टार्ट क्यों नहीं हुआ, वहां से क्यों स्टार्ट किया, ये भी हमने चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस करना है। डी ब्लॉक से रिलेटेड जितने भी एलिमेंट है वो चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट है उसको हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते हैं। इस तरीके से आपके पास डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट है उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। लेकिन साथ ही मैंने बता दिया कि यहाँ पे 1 बी और से लेकर 8 बी तक, यानी इन ग्रुपों में जितने भी एलिमेंट है उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। डी ब्लॉक वाले आउटर ट्रांजिशन है और एफ ब्लॉक वाले इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ये 3-4-5 पॉइंट्स रह गए थे लेक्चर नंबर 1 में, वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, यहाँ पे यानी इस चैप्टर में सिर्फ हमने रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट के बारे में डिस्कस करना है। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, एस में ग्रुप 1 है और ग्रुप 2 है, ये एस ब्लॉक के एलिमेंट थे। इस तरीके से ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 8 तक ये पी ब्लॉक के एलिमेंट थे। उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा, क्योंकि वहां पे ये 3-4 जो मेन पॉइंट्स थे वो रह गए थे। फिर इसको मैंने जरूरी समझा, क्योंकि चैप्टर जब हम स्टार्ट करते हैं अगर चैप्टर के बारे में आपको पता ना हो तो आपके लिए इंतहाई मुश्किल होगा उस चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको समझना। इस आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। हमारा जो मेन टॉपिक्स है वो है आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ये जो आपके पास टॉपिक है पोटेंशियल,
ये फिजिक्स से रिलेटेड क्लास 9 का जो फिजिक्स था उसमें हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आपने डिस्कस किया होगा कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। ठीक है, जब भी आपको पोटेंशियल नजर आए, चाहे वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो, या जो भी हो जिसके साथ पोटेंशियल आपको नजर आए, तो उसका मतलब यह है कि यहां पे किसी फील्ड के मुखालिफ आप वर्क डन कर रहे हैं, किसी फील्ड के मुखालिफ आप वर्क डन कर रहे हैं। एग्जाम्पल कैसे? नंबर वन पे एग्जांपल, ये आपके पास प्लस चार्ज है और ये आपके पास नेगेटिव चार्ज है। इस तरीके से ये आपके पास प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है। इसको यहां तक लेकर आना ये हमारे लिए मुश्किल है, डिफिकल्ट है। मसला क्या है, क्योंकि इन दोनों के ऊपर अपोजिट चार्ज है। अपोजिट चार्ज में क्या होता है कि ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, रिपल्शन करते हैं। ठीक है, इनके दरमियान कौन सा फोर्स होता है? रिपल्शन फोर्स होता है। तो यहां पे हम क्या करते हैं, इनके ऊपर कुछ वर्क डन करते हैं। यहां से भी इनको धक्का देते हैं और इनको यहां से धक्का देते हैं। ठीक है, इसके ऊपर हम फोर्स लगाते हैं। फोर्स लगाने के बाद यहां पे क्या होता है कि वर्क डन, यानी हम वर्क डन करते हैं। उस वर्क डन में कुछ ना कुछ एनर्जी भी लगेगा। ठीक है, वहां पे आप, मैंने आपको क्या बताया कि पोटेंशियल, यहां पे जो आपके पास ये जो आपने वर्क डन की, इसको क्या कहते हैं? पोटेंशियल। एग्जाम्पल अगर आप कहें कि पोटेंशियल एनर्जी, सर हमने क्लास 9 का जो फिजिक्स था उसमें हमने स्टडी किया था कि वो हाइट के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, अब मैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बता देता हूं। एग्जांपल ये आपके पास मार्कर है, इसको यहां से मैंने उठाया, यहां पे लेकर आया कुछ हाइट के ऊपर। जब मैंने हाइट के ऊपर लेकर आया तो इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर होता है। कौन सा एनर्जी होता है? वो पोटेंशियल एनर्जी होता है। क्योंकि यहां पे मैंने कौन सी फील्ड के मुखालिफ वर्क डन की? ग्रेविटेशनल फील्ड के मुखालिफ, ग्रेविटी के खिलाफ मैंने वर्क डन की। क्योंकि ये मार्कर जो था ये सेंटर की तरफ जाना चाहता है, अर्थ का जो सेंटर है। ठीक है, लेकिन उसके मुखालिफ में वर्क डन कर रहा हूं। ये जो वर्क डन कर रहा हूं इसको क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर होता है, उसको हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल जहां पे भी नजर आए वहां पे हम क्या करते हैं? किसी फील्ड के खिलाफ वर्क डन करते हैं। वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकता है, वो मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकता है, वो आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड भी हो सकते हैं। एग्जांपल मैंने मार करके आपको एग्जांपल बताया कि ये कहां पे जाना चाहते हैं? अर्थ की सेंटर की तरफ। लेकिन इसको मैं क्या कर रहा हूं? कुछ हाइट पर लेकर आता हूं। हाइट पर लेकर आने के बाद इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर होता है, और ये जो मैं वर्क डन कर रहा हूं इसको नीचे से ऊपर लेकर आ रहा हूं, नीचे से ऊपर लेकर आ रहा हूं। तो ये मैं ग्रेविटी फील्ड के मुखालिफ वर्क डन कर रहा हूं। क्योंकि ग्रेविटी फील्ड क्या है? वो जमीन के सेंटर की तरफ एक फोर्स है, उस फोर्स के मुखालिफ में वर्क डन कर रहा हूं। ये जो मैं वर्क डन कर रहा हूं, तो इस मार्कर के अंदर एक एनर्जी स्टोर होता है, और उस एनर्जी को क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। ये क्लास 9 का जो फिजिक्स बुक है वहां पे भी पोटेंशियल एनर्जी का यही डिफिनेशन है, पोटेंशियल एनर्जी का। अब यहां पे मैंने आपको क्या बताया? आयोनाइजेशन एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल। यहां पे मैंने बताया कि ये प्लस और प्लस दो चार्ज है, इनको करीब लाने में आपको कुछ वर्क डन करना पड़ता है, तो उसके लिए कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड है। ठीक है, यहां पे भी किस? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी वोल्टेज। यहां पे भी आप कौन से एनर्जी आपने यहां पे यूज करना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि यहां पे भी इसको भी धक्का देना है, इसको भी धक्का देना है, तो इनके दरमियान रिपल्शन फोर्स होगी। लेकिन आप जो फोर्स लगा रहे हो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, इस तरीके से अगर आप कहें कि सर प्लस और माइनस, इनके दरमियान भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होते हैं। कैसे? अगर आप कहें कि सर ये तो ऑपोजिट चार्ज है, ये एक दूसरे के दरमियान जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बिल्कुल, इसको यहां से धक्का देने की कोई जरूरत नहीं, यह खुद वहां, यहां से वहां तक जा सकते हैं। लेकिन फिर पोटेंशियल की क्या जरूरत है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की क्या जरूरत है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यह जरूरत है कि ये स्पीड से जाना चाहता है यहां से यहां तक, या ये जो आपके पास नेगेटिव चार्ज है ये यहां से यहां तक स्पीड से आना चाहता है। लेकिन हम इसको क्या कह रहे हैं कि नहीं, आपने स्पीड से नहीं जाना है, बल्कि आराम से जाना है। इसको हम अपनी कंट्रोल में लेते हैं। ठीक है, इसको हम कंट्रोल करते हैं, और वो जो आप कंट्रोल करते हैं उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहां पे भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के यूजेस है और यहां पे भी है। ठीक है, उम्मीद है कि पोटेंशियल का जो वर्ड्स था समझ में आया होगा। जहां पे भी आपको नजर आए, इसका मतलब यह है कि वहां पे हम किसी फील्ड के मुखालिफ वर्क डन कर रहे हैं। वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, वो मैग्नेटिक फील्ड हो सकते हैं, वो ग्रेविटेशनल फील्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है पोटेंशियल का जो वर्ड्स है ये समझ में आया होगा। अब मैं जरा सा आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में बता देता हूं। इसका सबसे पहले डिफिनेशन क्या है? डिफिनेशन आपके पास है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove, required to remove outermost required to remove outermost electron from gaseous
एटम इसका आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल, मैंने क्या कहा, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove outermost electron from gaseous atom is known as ionization energy या ionization potential। जैसे एग्जांपल, सबसे पहले आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन तो किया मैंने, लेकिन अब मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको समझ में भी आए। सबसे पहले कोई भी एटम, एग्जांपल आपके पास सोडियम है, आपको पता है सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है, ठीक है। अब यहां पे हम क्या करते हैं कि सोडियम को सबसे पहले हम चेंज करते हैं कौन सी स्टेट में, गैस की स्टेट में। इस सोडियम को सबसे पहले आपने चेंज करना है कौन सी स्टेट में, गैस की स्टेट में। गैस की स्टेट में चेंज करने के बाद इससे आपने इलेक्ट्रॉन को निकालना है, और उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितना एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उस एनर्जी को क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। मैंने क्या कहा कि सबसे पहले ये जो आपके पास सोडियम है, इस सोडियम को आपने सबसे पहले कौन सी स्टेट में चेंज करना है, ये रहा मैंने जी लिखा, जी का मतलब गैस की फॉर्म में हमने चेंज किया, गैस की स्टेट में हमने चेंज किया। और उसके बाद यहां भी क्या होता है कि एन एक इलेक्ट्रॉन लूज किया यहां भी इसने, ठीक है। कौन सी स्टेट में था, गैस की स्टेट में। इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है उसको हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। एग्जांपल दोबारा सुन, यहां आपके पास न्यूक्लियस है और पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। ये 8 इलेक्ट्रॉन है, और तीसरा जो आपके पास शेल है उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है। ये आखिरी शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ये सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। मैंने क्या बताया, सबसे पहले ये जो एटम है इसको आपने चेंज किया कौन सी स्टेट में, गैस की स्टेट में। ये सबसे पहले आपने इसको गैस की स्टेट में लाजमी चेंज करना है, ठीक है। चेंज करने के बाद आपने क्या करना है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है। ये रहा पहले से आउटर मोशन में एक इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जिस एनर्जी की जरूरत है उसको क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। एग्जांपल, सोडियम के लिए जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए वो है 194 किलो जूल पर मोल। यानी सोडियम एटम को सबसे पहले गैस की फॉर्म में चेंज किया, गैस की फॉर्म में चेंज करने के बाद इससे इसका आउटर मोस्ट सेल शेल इलेक्ट्रॉन को आपने रिमूव किया, और उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उस एनर्जी को क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। जो कि सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितना एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, कितने एनर्जी की जरूरत है, 194 किलो जूल पर मोल। उम्मीद है आयोनाइजेशन एनर्जी का जो डिफिनेशन था या आयोनाइजेशन पोटेंशियल का जो डिफिनेशन था समझ में आया होगा। आयोनाइजेशन यानी शॉर्ट फॉर्म में इसको हम आईई भी कहते हैं, आईई और आईपी भी कह सकते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल, ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल, उसमें क्या चेंजिंग आएगा उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इससे स्क्रीनशॉट ले लें, लेने के बाद हम आगे मूव करते हैं। अच्छा, यहां पे अब आपके पास ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल, सबसे पहले आपके पास जो ट्रेंड है ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल, सबसे पहले डॉन दी ग्रुप क्या होगा, डॉन दी ग्रुप क्या चेंजिंग आएगा, डॉन दी ग्रुप हमेशा आयोनाइजेशन एनर्जी, डाउन दी ग्रुप हमेशा क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी आईई डाउन दी ग्रुप डिक्रीज, डाउन दी ग्रुप क्या होगा, डिक्रीज होगा। आयोनाइजेशन एनर्जी डाउन दी ग्रुप डिक्रीजेस। डिक्रीज क्यों होगा, इसका रीजन क्या है। एग्जांपल, यहां पे आपने इसके बाद इसका रीजन भी लिखना है। अगर डाउन दी ग्रुप के बारे में आपको पता हो, एग्जांपल नंबर 1 पे आपके पास हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन के बाद आपके पास लिथियम था, लिथियम के बाद आपके पास सोडियम था, ठीक है। इसके अंदर एक शेल था के, इसके अंदर के और एल शेल दो थे, इसके अंदर के एल और एम। अब दोबारा एग्जांपल, ये मैं हाइड्रोजन के लिए बना रहा हूं, यहां पे एक शेल था, यहां पे इलेक्ट्रॉन था, और यहां पे इलेक्ट्रॉन यानी कितने शेल थे, 2 शेल थे,
ठीक है, एग्जांपल। और यहां पे कितने शेल थे आपके पास? 3 शेल थे सोडियम में। आपने अभी मुझे बताना है कि इलेक्ट्रॉन को निकालना कहां से इजी होगा। यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी है, या यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी है, या यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी है? तो यह आपने मुझे बताना, ये कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि यहां पे आपके पास न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कम है, और यहां पे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो इस यानी हाइड्रोजन एटम से ज्यादा है, डिस्टेंस एटॉमिक रेडियस ज्यादा है, और यहां पे इससे भी ज्यादा है, क्योंकि दरमियान में शेल आ रहे, नए नए शेल ऐड हो रहे, ऐड होने की वजह से यहां पे क्या हो रहा है कि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होने की वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगा। क्यों? यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल, डिफिकल्ट है, क्योंकि यहां पे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा है, फासला कम है, और यहां पे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान फासला इससे ज्यादा है। यहां से निकालना और यहां से निकालना मुश्किल है बनिस्बत यहां से, और फिर यहां से निकालना मुश्किल है बनिस्बत यहां, क्योंकि यहां पे शेल ज्यादा हो, एटॉमिक रेडियस बढ़ने की वजह से यहां पे आयोनाइजेशन एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा है, इससे ज्यादा है, यानी डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रहा है, यहां पे आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, यहां पे फिर कम, यहां पे फिर कम, नीचे और कम, नीचे फिर और कम। यहां पे मैंने क्या लिखा? आयोनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस। डिक्रीज क्यों हो रहा है? मैंने क्या रीजन बताया? डिक्रीज इसलिए हो रहा है क्योंकि नए शेल ऐड होने की वजह से एटॉमिक रेडियस भी बढ़ रहा है, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम हो रहा है, कम होने की वजह से यहां पे आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? डिक्रीज होगा। उम्मीद है कि डाउन द ग्रुप तो समझ में आई होगी कि मैंने आपको क्या बताया कि डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगा। डिक्रीज क्यों होगा? एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहे, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होने की वजह से नए शेल ऐड हो रहे, नए शेल ऐड होने की वजह से न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर क्या डिपेंड कर रहे हैं? न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां पे क्या हो रहा है? कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जब न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज होगी। ये था आपके पास डाउन द ग्रुप। अब आपने मुझे बताना है अलोंग द पीरियड क्या होगा। यहां पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, रीजन आपने खुद लिखना है, अपनी तरफ से लिख सकते हो। मैंने रीजन आपको बता दिया, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होने की वजह से यहां पे आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। ठीक है, और आपके पास अब अलोंग द पीरियड क्या होगा? अलोंग द पीरियड, ठीक है, अलोंग द पीरियड क्या होगा? यहां पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं आई ई, आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी यहां पे क्या हो रहा है? आयोनाइजेशन एनर्जी अलोंग द पीरियड, अलोंग द पीरियड इंक्रीज। इंक्रीज क्यों हो रहा है? यहां पे भी आपने मुझे बताना है इंक्रीज क्यों हो रहा है। अगर आपको पता हो, हमने एटॉमिक रेडियस में डाउन द ग्रुप जो एटॉमिक रेडियस था वो इंक्रीज हो रहा था, लेकिन अलोंग द पीरियड एटॉमिक रेडियस में क्या चेंजिंग आ रहा था? वो डिक्रीज हो रहा था। आयोनाइजेशन उसके अपोजिट है, आयोनाइजेशन इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे मजीद शेल ऐड नहीं हो रहे थे, इलेक्ट्रॉन का जो तादाद था वो ज्यादा हो रहा था। इलेक्ट्रॉन की जब तादाद ज्यादा होगी, एग्जांपल कैसे, ये आपके पास एक शेल है, ये न्यूक्लियस फिर शेल, इसी शेल के अंदर जब न्यू इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे और शेल में कोई चेंजिंग नहीं आएगा तो वहां पे क्या होता है? वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे और कोई नया शेल नहीं आ रहा है, सेम शेल के अंदर हम उस इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं। ऐड करने की वजह से क्या होगा कि न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी। न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना हमारे लिए डिफिकल्ट होगी, तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा लगेगी, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इलेक्ट्रॉन के साथ बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा होने की वजह से वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना यह हमारे लिए इंतहाई मुश्किल होगा, और वहां पे जो एनर्जी लगेगा वो ज्यादा होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना। क्योंकि अगर अलोंग द पीरियड आप जा रहे हो, शेल में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने की वजह से न्यू इलेक्ट्रॉन हम ऐड कर रहे हैं उसी शेल के अंदर, सेम शेल के अंदर, कोई नया शेल नहीं है। जब नया शेल नहीं है, इलेक्ट्रॉन हम ऐड करें उसी शेल में, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी, बढ़ने की वजह से फिर क्या होगा? क्या आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, ज्यादा होने की वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी। उम्मीद है यहां तक समझ में आई होगी। अलोंग द पीरियड, डाउन द ग्रुप, आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल में क्या चेंजिंग है। अब हम एक ग्राफ की तरफ मूव करते हैं, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें।
अच्छा, आपके पास एग्जांपल ये ग्राफ है, ये आपके पास सोडियम है, ये मैग्नीशियम है, और इसका 11, इसका 12। मैग्नीशियम के बाद आपके पास एल्यूमिनियम होता है, ठीक है। एल्यूमिनियम आपके पास एग्जांपल, फिर आपके पास यहाँ पे 13 आएगा, ठीक है। और एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद आपके पास क्या आ रहा है, सिलिकॉन के बाद यहाँ पे 14 आएगा, और यहाँ पे फास्फोरस 15 आएगा, और सल्फर 16 आएगा। इस तरीके से आपके पास क्लोरीन है, और आखिर में अर्गॉन, ठीक है। अब आपसे यहाँ पे एग्जाम्पल, इसका जो ग्राफ है आयोनाइजेशन एनर्जी का, वो कैसे, सोडियम से इलेक्ट्रॉन को निकालना, यहाँ पे एग्जाम्पल इसका जो ग्राफ है ये रहा, और इस तरीके से मैग्नीशियम का यहाँ पे होगा, लेकिन एल्यूमिनियम का नीचे आएगा। नीचे क्यों आएगा ये मैं बता देता हूँ। सिलिकॉन का यहाँ पे होगा, फास्फोरस का यहाँ पे होगा, और सल्फर का फिर यहाँ पे होगा, ठीक है। ये भी नीचे आएगा, क्यों नीचे आएगा, क्लोरीन का वहां पे होगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ चेंजिंग किसमें आ रहा है, इनके बारे में मैं जरा सा बता देता हूँ। ये आपके पास एल्यूमिनियम है, और ये आपके पास सल्फर है। एग्जाम्पल, सोडियम से इलेक्ट्रॉन को निकालना ये आपके लिए मुश्किल है, सॉरी आसान है। मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन को निकालना बनिस्बत मुश्किल है, किससे, सोडियम से। और जब सोडियम से आपने एग्जांपल, आप सोडियम से इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहते हो तो वहां पे इजी है, और मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन जब आप निकालना चाहते हो तो ये आपके लिए मुश्किल है, क्योंकि वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि एल्यूमिनियम से इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी है, किससे, मैग्नीशियम से। वजह क्या है, अगर आप क्वेश्चन करें कि सर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी कितने आउटर मोशन में 3 है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने, आउटर मोशन में 2 इलेक्ट्रॉन है। अभी मैंने कहा था कि आउटर मोशन में 2 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी मैग्नीशियम का, किससे, सोडियम से। लेकिन यहाँ पे एल्यूमिनियम का ग्राफ नीचे क्यों आया, इसका क्या रीजन है, तो मैंने आपको क्या बताया। एग्जाम्पल, ये जो ग्राफ है आपके पास, एल्यूमिनियम में चेंजिंग क्यों आता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ये कितने हुए हैं, 1 2 2 4 4 और 6 10 10 और 2 12, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आखिर में क्या होगा कि 3s2 के बाद, ये एल्यूमिनियम का मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ, 3s2 के बाद यहाँ पे क्या होगा, 3p1 आएगा, ठीक है। अब आपने मुझे बताना है कि इस p के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 6 ऑर्बिटल, px, अच्छा 6 नहीं, सॉरी 3 ऑर्बिटल्स। p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और p के अंदर जो ऑर्बिटल्स है वो 3 ऑर्बिटल्स है, px, py, pz। हर ऑर्बिटल्स के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे इस p के अंदर px भी है, py भी है, pz भी है, और यहाँ पे इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, py भी, py के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, pz के अंदर भी नहीं है। और आपके पास जो सोडियम था, सोडियम नहीं मैग्नीशियम जो था, S2 एक ऑर्बिटल है, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने मौजूद है, 2। ये फुल फील्ड ऑर्बिटल्स है, ये हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड, बल्कि ये p तो आधा फील्ड है, ये खाली है, ये भी खाली है। खाली होने की वजह से ये एल्यूमिनियम अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल क्यों होगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का जो बुक है चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है। वहां पे इसके ऊपर 4 प्रिंसिपल, अब वो प्रिंसिपल है आपके पास, ठीक है। इस तरीके से 3-4 प्रिंसिपल वहां पे उनके बारे में हमने डिस्कस किया है कि ये कम क्यों हो रहा है, हाफ फील्ड, फुल फील्ड किया है, ठीक है, पार्शियली फील्ड किया है। तो यहाँ पे आपको पता है ये आधा पार्शियली फील्ड है, ये 2 बिल्कुल एम्प्टी है। ये ऑर्बिटल क्या है, एम्प्टी। एम्प्टी क्यों है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। इलेक्ट्रॉन ना होने की वजह से ये अनस्टेबल है। ये क्या है, ये अनस्टेबल है। क्या अनस्टेबल आपके पास, एल्यूमिनियम। तो इसलिए एल्यूमिनियम नीचे आएगा इसका ग्राफ। एल्यूमिनियम से इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी होगा बनिस्बत मैग्नीशियम से। इलेक्ट्रॉन का तादाद भी ज्यादा है, मैंने रीजन बताया कि मसला यहाँ पे क्या है, क्योंकि मैग्नीशियम के जो ऑर्बिटल्स है वो कंप्लीट फुल फील्ड है, और इसके पार्शियली फील्ड, बल्कि 2 ऑर्बिटल इसके अंदर एम्प्टी भी है, ठीक है। अब एग्जांपल अगर आप कहें कि सर ये p फास्फोरस जो आपके पास है, सल्फर, इसका क्या रीजन है, इसके आखिरी शेल में p3 आता है, एक p4 आता है, ठीक है। यानी ये सल्फर का मैं बता रहा हूं, फास्फोरस का बता रहा हूं। फास्फोरस का जो है वो p3 आता है, ठीक है, फास्फोरस। और सल्फर का आपके पास कितना आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन p4। तो सल्फर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, सल्फर से इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी है बनिस्बत फास्फोरस से। रीजन क्या है, p3 है, px के अंदर py, pz, 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। अब यहां पे p के तीनों ऑर्बिटल को जो हिस्सा था सबको मिल गया, सबको एक इलेक्ट्रॉन मिल चुका है। लेकिन सल्फर में क्या होगा, ये फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, ठीक है। p3 का मतलब px के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, py के अंदर, pz के अंदर। लेकिन p4 जो है आपके पास, px, py, pz। px सबसे पहले आपने 1 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, फिर इसके बाद दूसरा, ये रहा, 4 इलेक्ट्रॉन हुए या नहीं। जब 4 इलेक्ट्रॉन हुए, px के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और इसके अंदर 1 तो यहां पे py, pz को जो हकूक था वो नहीं मिला। न मिलने की वजह से ये क्या करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, ये अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल क्यों होता है, मैंने रीजन बता दिया।
यहाँ पे प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, सबको अपना अपना हक मिला है, और यहाँ पे सबको अपना हक नहीं मिला है। तो आपसे कोई भी पूछ सकते हैं सल्फर से इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी है बनिस्बत फास्फोरस, एल्यूमिनियम से इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी है बनिस्बत मैग्नीशियम। रीजन क्या है? क्योंकि सल्फर के जो ऑर्बिटल्स है वो हाफ फील्ड है, ठीक है, यानी यहां पे हाफ फील्ड, और फास्फोरस के जो आपके पास ऑर्बिटल्स है यहां पे क्या है कि हाफ फील्ड नहीं, कंप्लीटली फील्ड। एग्जांपल, एक इलेक्ट्रॉन के पास तो सबकी कमी है, यहां पे आकूब तो सबको मिला है, लेकिन यहां पे आकूब सबको नहीं मिला। पीएक्स के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, पीवाई भी क्या कर रहा है कि मुझे भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, पीजेड भी क्या कह रहा है कि मुझे भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसकी वजह से इसका जो ग्राफ है आयनाइजेशन एनर्जी इसके लिए कम लगेगा, और फास्फोरस के लिए ज्यादा, इस तरीके से मैग्नीशियम के लिए ज्यादा, एल्यूमिनियम के लिए कम। उसका भी मैंने रीजन बता दिया। उम्मीद है आज का लेक्चर समझ में आया होगा। लेक्चर समझ आने की सूरत में आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना है। अच्छा, लाइट की वजह से अगर कुछ मसला भी है, क्योंकि दरमियान में लाइट गया, लाइट होने की वजह से जरा सा लेक्चर में भी मसला होगा, बोर्ड अगर क्लियर नहीं नजर आ रहे तो आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, इस टॉपिक के ऊपर मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगा। ओके, अल्लाह हाफिज।